बेंगलुरु में 11 अगस्त की रात पेश आए तशद्दुद के वाक़े के बाद 151 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें 17 मुलजिमीन को कलीदी मुलजिम करार देते हुए केस दर्ज किया गया है। तशद्दुद के इस वाक़े की साबिक वज़ीर-ए-आज़म और जेडीएस के सरबराह HD देवेगौड़ा ने सख्त मज़म्मत की है। देवेगौड़ा ने पुलिस से अपील की है कि इब्तिदाई जांच के बाद अगर कोई बेकसूर है तो उसे रिहा किया जाए। Bangalore for the first time, arson, looting, hooliganism, all these things, we have never expected this. One MLA's house was burnt and there was looting some properties, all these things which has happened, and they try to involve some innocents. They have arrested 150 people. But those who are responsible, I am not going to blame either Congress or BJP because this is not proper at this stage. There must be a proper inquiry. Why an MLA's house for the first time attacked? What is the reason behind it? The truth must be assessed and the culprits must be punished. SDPI ने बेंगलुरु वाक़े की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बजाय रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से तहकीकात का मुतालबा किया। पार्टी ने इस पूरे वाक़े के लिए पुलिस के टाल मटोल पॉलिसी को जिम्मेदार करार दिया। गुलबर्गा में पार्टी ऑफिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी लीडरों ने कहा कि पुलिस अगर बर वक्त कानूनी कार्रवाई करती तो हालात इस कदर खराब ना होते। जब अगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर इस तरह की जब बातें आती हैं तो पुलिस क्यों खामोश होती है? कानून अपना काम क्यों नहीं करती? वो एक फीलिंग उस महल्ले में एक 8-10 दिन से पहले से ही मौजूद थी। बैंगलोर के जो राइट्स हुए हैं उसकी फेयर एंड क्लियर इन्वेस्टिगेशन हो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अगुवाई में, क्योंकि हमने पास्ट में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस देखे हैं जो मैजिस्ट्रियल हुए हैं जिसका कोई वजूद नहीं होता, वो अभी तक भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर में है, जिसका टाइम बाउंड होना चाहिए। और आज तक का मैजिस्ट्रियल इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस आज तक का किसी भी एक पैमाने को रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हुई है, जिसका कोई सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। बसवराज यत्नाल जो बीजापुर के एक MLA हैं, इन्होंने भी जो है ना एक वीडियो जो है ना जारी किया था जो 7 तारीख 4वां महीना और 2020 को, और एक विश्वनाथ पाटिल जो कि एक प्रोफेसर हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर हैं पीडिया कॉलेज के, इनके ऊपर भी जो है ना हमने एक FIR कंप्लेंट किया था 4 तारीख 4वां महीना और 2020 को। लेकिन अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट के ताल्लुक से पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बेंगलुरु तशद्दुद पर मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के जिम्मेदारों ने डिवीजनल कमिश्नर के तवस्सुत से मरकजी हुकूमत और कर्नाटक हुकूमत को मकतूब रवाना किया, जिसमें कसूरवार पुलिस वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई और पुलिस फायरिंग में हलाक होने वाले नौजवानों के रिश्तेदारों को मुआवजा देने का मुतालबा किया गया है। पुलिस की टालम टोल की वजह से केयर न करने के नतीजे में और टालने के नतीजे में घटना हुई है। तो असल कल्प्रिट कौन है? तो पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस की हम निषेध करते हैं ये हरकत के ऊपर। वहाँ पर जो गोली उसने चलाई है उसका निषेध करते हैं। जो लोग वहाँ पर जाँबाज हुए मारे गए हैं 3 लोग, हम कहते हैं कि उनको कंपनसेशन दिया जाए, शहीद का दर्जा उनको मिलना चाहिए, और जो वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई है वो बंद होना चाहिए गिरफ्तारियाँ, और ऐसे हादसे आगे न हो इसकी ज़मानत गवर्नमेंट देनी चाहिए। ये तमाम मुतालबात के साथ हमने डिविजनल कमिश्नर के थ्रू ये मेमोरेंडम किया है। बेंगलुरु में पेश आए तशद्दुद के वाक़े के साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने सख्त मजम्मत की। रहमान खान ने कहा कि इश्तिहाल अंगेज फेसबुक पोस्ट पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती थी। चंद मौका परस्तों ने कानून को हाथ में लेकर माहौल को खराब करने की कोशिश की है। सोशल मीडिया जो तौहीन आमेज पोस्ट आया, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं गिरफ्तार करने के लिए पुलिस हुक्काम और कानून की मदद ली जा सकती थी। लेकिन इस आड़ में कुछ मौका परस्तों ने जिस तरह कानून को अपने हाथ में लिया और इसके सबब शहर के 2 कसीर अक़लियती आबादी वाले इलाकों में हालात बिगाड़ने में कामयाबी हासिल कर ली।
सरकारी और अवाम की गाड़ियां जला दिया गया। कानून को हाथ में लेने की जो हरकत हुई, इसकी सख्त मजम्मत करते हुए मेरी तमाम लोगों से अपील है कि अपने अपने इलाकों में अमन बरकरार रखें, सब्र व तहम्मुल से काम लें। हालात को बिगाड़ने के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ पुलिस और कानून अपना काम करने दें। अपने मोहल्लों में अमन अमान फिरका वाराना अहमांगी को बिखरने ना दें। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में कोरोना के तकरीबन 67,000 नए मामले सामने आए। वजारत सेहत के मुताबिक 66,999 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजबूरी तादाद 23,96,000 से तजावुज कर गई। उनमें 6,53,622 एक्टिव मामले, जबकि 16,95,982 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 942 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 47,033 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना की जांच में भी मुसलसल इजाफा हुआ है। ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 8,30,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में अब तक 2,68,45,688 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पुरानी दिल्ली के रहने वाले तकी मोहम्मद लोगों में कोरोना से मुताल्लिक बेदारी पैदा करना चाहते हैं। 15 अगस्त के मौके पर उड़ाई जाने वाली पतंगों के जरिए तकी मोहम्मद लोगों को कोरोना के खिलाफ बेदार करना चाहते हैं। तकी मोहम्मद कहते हैं कि वो इस तरह से कोरोना के खिलाफ अपना ताउन पेश करना चाहते हैं। वो रोजाना बच्चों में मुफ्त पतंग तकसीम कर रहे हैं। तकी मोहम्मद ने इस मौके पर 5,000 पतंग बांटने का फैसला किया है। सरकार इतनी मेहनत कर रही है, उन्होंने इतने हॉस्पिटल्स में काम किया है, जगह जगह सेंटर्स बना दिए हैं, टेस्टिंग की पूरी कोशिश की है। दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कोशिश कर रही है। तो मेरे मन में ये आइडिया आया कि मैं इनको किसी तरह अब इन पतंगों के ज़रिए घर घर पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए, आसमान में इतनी ऊंची पतंग उड़े और वो कट के जहाँ भी जाए, जिस शहर में, जिस गली में, जिस घर में जाए, वो ये मैसेज लेके जाए कि जिससे कोरोना वायरस से वो बच सकें। मुल्क में जारी कोरोना बहरान के दौरान गर्चे तालीमी इदारे बंद हैं, ताहम 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड के नताइज आने के बाद स्कूल में दाखिले का सिलसिला शुरू हो चुका है। कॉलेजों में जहां ऑनलाइन दाखिला लिया जा रहा है, वहीं स्कूलों में फॉर्म तकसीम किए जा रहे हैं। ऐसे में दाखिले के ऐलान के साथ ही कोलकाता में बेशतर स्कूलों में लोगों की लंबी लाइन देखी जा रही है। बंगाल में कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। हर रोज 2000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। हुकूमत परेशान है, लोग परेशान हैं। इस बीमारी का कैसे मुकाबला किया जाए, इसके लिए एहतियाती तदाबीर बरतने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल बेखबर हैं, इन तमाम सूरत हाल से बिल्कुल नावाकिफ़ है। कोलकाता के स्कूलों में 11-12 में दाखिले के लिए का ऐलान किया गया है, जिसके बाद से ही स्कूलों में लोगों की भीड़ जमा है। और जिस तरह से ये भीड़ जमा हो रही है, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कोरोना को लेकर जो बेदारी बरतनी चाहिए थी इंतज़ामिया की तरफ से, स्कूल इंतज़ामिया को जिस तरह से आगे आना चाहिए था, ये तमाम जो है इन बातों का यहाँ ख्याल नहीं रखा गया है। आप देख सकते हैं ये एक बेंच है और ये पूरा बेंच भरा पड़ा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ लोगों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ही नज़र आ रहा है। आइए हम बात करते हैं। मालूम है कोरोना चल रहा है, कोरोना की बीमारी बढ़ रही है जी, क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके लिए सेफ रहना होगा, हम लोग को हाथ में ग्लव पहनना होगा और जितना भी सेफ्टी वो सब रखना होगा। सबसे बड़ी सेफ्टी क्या है? डिस्टेंस रखना होगा। यहाँ आप लोग कितने लोग हैं? अब क्या हम लोग 5 बैठे हुए हैं। डिस्टेंस रहना चाहिए, बस सही है, मगर अब जगह नहीं तो एडजस्ट करके बैठ जा रही। जी हाँ, अपील तो की जा रही है और दूर भी रहना ठीक ही है, लेकिन वैसे भी जो अल्लाह की मर्जी होती है वही होता है। अगर ऐसा होता तो जितने सारे डॉक्टर लोगों की देखभाल कर रहे तो अल्लाह न करे उनको भी हो जाता। लेकिन आप कितना भी कुछ कर लो, जो लोग शीशे में भी रहते हैं, एसी में रहते हैं, उन लोगों को भी तो हो रहा है ना। कुछ ऐसा भी जवाब है कि लोग जो है वो बेनियाज हैं, बेफिक्र हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह स्कूल में दाखिले के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। हालांकि स्कूल के टीचर्स, स्कूल इंतज़ामिया यहाँ मौजूद है जो लोगों के दाखिले के लिए आई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ इस तरह की कोई एहतियाती तदाबीर के तौर पर कुछ भी देखने को नहीं मिला है।
ऐसे में एक बार फिर यही कहा जा सकता है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है और ज़रूरी है कि सरकारी इक़दामात के साथ साथ आवाम भी इस ताल्लुक़ से बेदारी का मुजाहरा करें, इस ताल्लुक़ से एहतियात बरतें, क्योंकि अगर कोरोना से मुकाबला करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर करें, भीड़ भाड़ से लोग दूर रहें। कैमरामैन संजय के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। कामयाबी का परचम लहराया। जी हां नाजरीन, वजारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल की जारी करदा यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जामिया मिलिया इस्लामिया ने अव्वल मुकाम हासिल किया है। 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फहरिस्त में 90 नंबर के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया ने पहला मुकाम और 83 पॉइंट के साथ अरुणाचल प्रदेश की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ने दूसरा मुकाम हासिल करने में कामयाबी हासिल की। वहीं 82 नंबरों के साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तीसरा मुकाम और 78 नंबरों के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चौथी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुई है। मुमताज शायर डॉक्टर राहत इंदौरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए भोपाल में ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया। मध्य प्रदेश उर्दू राब्ता कमेटी और अहलियान उर्दू भोपाल के मुश्तरका बैनर तले मुनक़दा ताज़ियती जलसे में भोपाल के नुमाइंदा शायरों और अदीबों ने शिरकत की और डॉक्टर राहत इंदौरी की शायरी और उनके फ़िक्र व फ़न पर तफसील से रोशनी डाली। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम के साथ शायरों अदीबों ने कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीबन 20 साल से मुमताज़ शायर राहत इंदौरी के सानह इर्तिहाल के बाद हिंदुस्तान यानी दुनिया में जहाँ भी उर्दू के चाहने वाले बोलने वाले मौजूद हैं, उनकी ताज़ियत का, उनको याद करने का सिलसिला जारी है। भोपाल से राहत इंदौरी के एक गहरा रिश्ता था। यहाँ पर मध्य प्रदेश उर्दू राब्ता कमेटी अहलियान उर्दू भोपाल की जानिब से ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया। उस पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने एक लंबा अरसा राहत इंदौरी के साथ गुजारा, जो राहत इंदौरी की शायरी को, उनकी फ़िक्र को, उनके फ़न को जानते हैं। उनसे जानते हैं। ज़फ़र साहब, आपने राहत इंदौरी के साथ तकरीबन 40 साल जो वक्त गुजारा, किस तरह का ख़िला महसूस करा? मैं तो समझता हूँ कि मुशायरों से एक ऐसी शख्सियत चली गई जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। आज हम उनको इस तरह याद करते हैं कि उनके सिवा कोई ऐसा गरजदार लहजा मौजूद नहीं है जो सारे हिंदुस्तान को मुतासर करे। वो नब्बास थे आवाम के, अवामी शायरी करते थे। अवामी शायरी उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में की कि आज लोगों के दिलों में बसी हुई है। यकीनी तौर पर अवामी शायरी जो उन्होंने महसूस किया, आवाम के एहसास को उन्होंने शायरी पैराए में पिरो कर जो है लोगों तक पहुँचाया। यूनुस फरहाद साहब, उर्दू राब्ता कमेटी जो ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम करती है, आपने भी राहत इंदौरी को देखा, सुना, एक लंबा अरसा जो है अब नहीं है, कैसा महसूस? नहीं, उनके जाने से जो खला हुआ है उर्दू शेर व सुख़न और अदब में, वो उसका पुर होना नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने जिस अंदाज़ की शायरी की, इस अंदाज़ की शायरी कोई नहीं कर रहा है। उनका बहुत अच्छे परफॉर्मर थे, स्टेज के बहुत अच्छे परफॉर्मर थे। इसका उनके परफॉर्मेंस का कोई जवाब नहीं है। लोग उनको बहुत पसंद करते थे और उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। जी, यकीनी तौर पर लोग उनसे मोहब्बत करते और ये मोहब्बत का ही नतीजा कि हमें देख रहे हैं कि उनको हर जगह न सिर्फ उर्दू वाले बल्कि हिंदी वाले, दूसरी ज़बान के लोगों ने भी याद किया और अभी याद करने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर विजय तिवारी साहब, आपके अपने जो मरासिम थे, आज आप लोगों ने यहाँ पे ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया है, जो है किस तरह से खराज अक़ीदत पेश? देखिए, सिर्फ इंदौर के या सूबे मध्य प्रदेश के या हिंदुस्तान के शायर नहीं थे, वो पूरे आवाम के शायर थे। और जो मैसेज वो आवाम को दे के गए हैं उसको दुनिया कभी नहीं भुला सकती। हमारी तो ये व्यक्तिगत क्षति है, ज़ाती नुकसान है कि हम उनके साथ, हमें भी 20 साल जो है मुशायरे पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ है। ये हमारी खुशनसीबी है और बदनसीबी ये कि वो समय से पहले चले गए, हमें छोड़ के। अब हर स्टेज पे हमें, जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के हर स्टेज पे हमें उनकी कमी महसूस होगी, और हमें क्या, जो ऑडियंस होगी उनको भी होगी, कि क्योंकि राहत इंदौरी की भरपाई कोई दूसरा हिंदुस्तान में ना वो उनके हयात में था और ना उनके बाद कहीं दिखाई पड़ता है, और अब तो कि दिखने की उम्मीद भी नहीं है। मैं उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए एक शेर मैंने उनके लिए कहा है, उन्हीं के शेर से इस्तिफ़ादा करते हुए उन्होंने कहा है कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। आपका विजय तिवारी कहता है राहत साहब के लिए, उसके आगे का जो है रास्ता बनाते हुए कि फरिश्तों कह कशां पर दिल बिछा दो,
फरिश्तों कह कशा पर दिल बिछा दो, मोहब्बत करने वाला आ रहा है, मोहब्बत करने वाला आ रहा है। हम देखते हैं कि राहत इंदौरी की जो शायरी थी वो मोहब्बतों की शायरी थी। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, आवाम के मसाइल हो, हुक्मरानों का रवैया हो, अदम तशद्दुद का जो उनका फैसला था, जो पैगाम था, उसको लेकर उन्होंने तो पूरी शायरी को रचा बसा। कैमरामैन उबैद खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। कोरोना वबा के सबब गुज़िश्ता 5 माह से इज्तिमाई मजहबी तकरीबात पर पाबंदी है। ऐसे में माह मुहर्रम में भी मजालिस और जुलूसों का इनेकाद नहीं किया जा सकेगा। इन हालात में माह मुहर्रम में मजालिस के ऑनलाइन इनेकाद की तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में मेरठ में जैदी नगर सोसाइटी के मुहर्रम कमेटी ने अशरा मजालिस के ऑनलाइन इनेकाद के इंतजाम के लिए कमेटी की मीटिंग मुनक्किद करके तैयारियों की शुरुआत कर दी है। जैसे देख रहे हैं कि इमाम हुसैन का जो पैगाम है ये 14 साल तक इंसानियत को पहुंचाया जा रहा है और इस साल कोविड की वजह से भी ये रुकेगा नहीं। लेकिन क्योंकि कोविड की जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके हवाले से तरीक़ेकार में तब्दीली आएगी, तो यहाँ की कमेटी ने डिसाइड किया है कि ऑनलाइन मजलिसें होगी कि जिस तरह से गवर्नमेंट्स के गाइडलाइंस है और लोग अपने घरों में बैठकर मजलिसों से इस्तेफ़ादा किया जाएगा और वही ट्रेडिशनल तरीके से जो मरसिया खानी होती थी वही मरसिया खान ऑनलाइन पढ़े जाएंगे। और यही कोशिश है कि जो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल तरीके से मौलाना अम्मार साहब जो पढ़ते थे वो यहाँ पर अगर नहीं आ सके तो ये ईरान से उनकी मजलिस ऑनलाइन उसी वक्त रिले की जाएगी। कोलकाता के शाही इमामबाड़ा वाजिद अली शाह इमामबाड़े में मजालिस के इनेकाद को लेकर 17 अगस्त को पुलिस की जानिब से गाइडलाइन जारी की जाएगी। कोलकाता के वाजिद अली शाह इमामबाड़े में मुहर्रम के महीने में मजालिस के अहतमाम के साथ मुख्तलिफ मजहबी जलसों का भी इनेकाद किया जाता है। ये इमामबाड़ा शहर का सबसे बड़ा तारीखी इमामबाड़ा है जिसे नवाब वाजिद अली शाह ने तामीर कराया था। नवाब वाजिद अली शाह का आखिरी मस्कन भी यही है। रियासत भर से लोग इस इमामबाड़े से अकीदत रखते हैं और मजालिस में शरीक होते हैं, लेकिन कोरोना बहरान के पेश नज़र इमामबाड़े में मजहबी जलसे के इनेकाद पर पाबंदी लगा दी गई है। औरंगाबाद शहर के होनहार सुपूत सुमित सिंधिया महाजन ने यूपीएससी इम्तिहान में 214वां रैंक हासिल किया। काबिल जिक्र बात यह है कि सुमित पिछले 5 साल से यूपीएससी का इम्तिहान दे रहे थे। छठी कोशिश में इन्हें यह कामयाबी हासिल हुई है। सुमित की कामयाबी पर महाजन खानदान में खुशी की लहर है। यूपीएससी इम्तिहान में 214वां रैंक हासिल करने वाले सुमित का ताल्लुक औरंगाबाद शहर के एक मुतवस्सित घराने से है। सुमित के वालिद जिला परिषद में मुलाजिम है। सुमित ने यूपीएससी करने से पहले पूना से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन सिविल सर्विसेज की जानिब रुझान होने की वजह से वो सन 2014 से मुसाबकती इम्तिहानात में शिरकत कर रहा था, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही थी। ताहम सुमित ने हिम्मत नहीं हारी और मुस्तकिल मेहनत करता रहा। सुमित ने अपनी कामयाबी पर कुछ यूं रोशनी डाली। इस साल के सिविल सर्विसेज 2019 एग्जामिनेशन में मेरा ऑल इंडिया रैंक 214 आया है और इससे मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा मिलने की अपेक्षा है। और मैं औरंगाबाद का ही रहने वाला हूँ। मेरी माता जो है वो गृहिणी है और मेरे पिताजी है वो जिला परिषद में शिक्षण विस्तार अधिकारी पद पे काम करते हैं। तो मेरे पिताजी से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन चालू की। मैंने पॉलिटिकल साइंस, ये मेरा वैकल्पिक विषय है और मैंने वो सिलेक्ट किया। उसके बाद उसका प्रिपरेशन किया और अंग्रेज़ी मीडियम से किया और उसके बाद मैंने ये तीसरा इंटरव्यू था मेरा और तीसरे इंटरव्यू के बाद मैं ये एग्जामिनेशन पास कर सका। सुमित के वालिद का कहना है कि इन लोगों ने गुर्बत को बहुत करीब से देखा है। इनके वालिद पेशे से दर्जी थे, लेकिन इन्होंने औलाद को तालीम से आरास्ता किया। आज इनके पोते ने मुसाबकती इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। सुमित के वालिद का कहना है कि बार बार नाकामी से इन्हें मायूसी होती थी, लेकिन 5 साल तक नाकामी के बावजूद सुमित ने हार नहीं मारी। आप कौन से भी माध्यम से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आपका जो मातृभाषा है उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं और उससे मतलब अंग्रेज़ी आने ही चाहिए, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो मुझे यही कहना है कि स्पेशली मराठवाड़ा के लोगों से यही कहना है कि आप ये एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छे से दे सकते हैं, लेकिन आपके पास जिद और आत्मविश्वास होना चाहिए और उसके साथ एक मेहनत करने की सक्षमता होनी चाहिए। यूपीएससी का इंटरव्यू दे के आ गया। जब रिज़ल्ट लगा तो बहुत बुरा लगा था और उसके बाद 2018 में वो इंटरव्यू दे के आ गया
तो उस टाइम भी बहुत बुरा लगा था। आज जो 2019 में उसने यूपीएससी क्रैक कर दिया है, आईएएस बन गया है, बहुत पेरेंट बोल के उस पर गर्व महसूस होता है। एक सरकारी मुलाजिम के बेटे की अनथक जद्दोजहद ने यह साबित कर दिया कि कोई भी इम्तिहान कामयाब किया जा सकता है, शर्त है हौसला और सच्ची लगन। सुमित की कामयाबी इसकी अमली मिसाल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। ऑटो ड्राइवर्स भी जंग आज़ादी के हीरो को जान सके और अपने बच्चों को जंग आज़ादी की अहमियत से वाकिफ करवा सके, इसके लिए रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से शहर के सैकड़ों ऑटो ड्राइवर्स को NCPL की किताब बच्चों की दुनिया का खुसूसी शुमारा जंग आज़ादी नंबर मुफ्त में तकसीम किया गया। मौलाना अब्दुल क़य्यूम मिर्ज़ा ने ऑटो स्टैंड पर पहुंचकर ये किताबें तकसीम की। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स ने अपने ख्यालात का इजहार किया। हमने तय किया था कि ऑटो स्टैंड जो रिक्शा है वहाँ जाके रिक्शा ड्राइवर्स भाइयों को किताबें देंगे फ्री में, तो हमारा मिशन सक्सेस हो रहा है। हमने 100 ऑटो रिक्शा वालों को टारगेट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पूरे हुए। सन 1947 में देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम इस वक्त इतने परेशान हैं कि वो खुशी का इजहार कैसे करें कि रिक्शा ड्राइवर रोज़गार काम करने वाला दाने दाने को मोहताज है। इस कंडीशन में सामने वाला खुशी का कैसे इजहार कर सकता है। इसके लिए मौलाना ने ये किताबें दी है, ये किताबें पढ़ो और टाइम पास करो। मैं ऑटो चालक हूँ। हमारे इस वक्त ऑटो के धंधे वगैरह कुछ नहीं हो रहे हैं। ये जनाब हमारे मौलाना साहब ने हमें जो किताब दी है जंग आज़ादी की, ये हम घर में भी पढ़ सकते हैं और बाहर ऑटो के अंदर भी पढ़ सकते हैं। इसलिए हमें ये किताब जो दी है ये फ्री में दी है, हमें 100 रिक्शे वाले हमारे पूरे भाइयों को। हाल ही दिनों में महाराष्ट्र में 10वीं 12वीं जमात के नताइज का ऐलान किया गया। नताइज में इम्तियाजी नंबरात से कामयाब हिंदू मुस्लिम तलबा और तालबात के हौसला अफजाई के लिए अमरावती ज़िले के कोरहा खिदमत ग्रुप की जानिब से एजाजिया व इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। शहर के शादी हॉल में मुनक़िदा इस तकरीब में 20 तलबा और तालबात को एजाजी सनत, मोमेंटो और फूल देकर इनका एजाज़ किया गया। कि जो हमारे स्कूल के अंदर में हिंदू मुस्लिम एकता का एक पैगाम, राष्ट्रीय एकात्मता का पैगाम देकर के हिंदू मुस्लिम बच्चों का एजाजिया प्रोग्राम लेना हमारा पहला प्रायोरिटी हमारी ये थी कि जिन बच्चों ने अच्छे नंबरात हासिल किए हैं उनको हम एजाजिया तौर पर उनका यहाँ पर प्रोग्राम रखें और उनको अपने एजाज से नवाजें। बस यही इसके पीछे का हमारा मिशन था। रियासत मध्य प्रदेश में जारी कोरोना के कहर और हुकूमत के अदम तवज्जुही ने अइम्मा व मौज़नीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की हुकूमत को कायम हुए 4 महीने से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है। उन 4 महीनों में हुकूमत ने मजदूरों और किसानों के फलाह के लिए बहुत से फलाही इक़दाम उठाए हैं, लेकिन अइम्मा व मौज़नीन के तनख्वाहों के लिए ग्रांट अभी तक जारी नहीं की गई। हुकूमतें जब आती हैं या हुकूमतें जब बदलती हैं तो उससे लोगों को बड़ी उम्मीदें, तवक्कुआत होती हैं कि उनके भी दिन बदलेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो 1956 से लेकर अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, कुछ वक्तों में ज़रूर अक़लियती इदारों के लिए राहत मिली है। पिछली सरकार जो आई थी, मसाजिद कमेटी की बात करें तो एक बड़ा इजाफा, मतलब करोड़ों में इजाफा दर्ज किया गया था। सरकार फिर बदली, लेकिन हमें देख रहे हैं कि बदलने के साथ साथ कोरोना का जो कहर आया, इस कहर में अक़लियती इदारे फिर बीमार हो गए हैं। और मसाजिद कमेटी, यहाँ के इदारों की बात करें, दारुल इफ्ता की, दारुल क़ज़ा की, इमाम मज़नीन की, और यहाँ की स्कूल की बात करें तो वो मसाइल से दो चार हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी SM सलमान साहब मौजूद। आइए उनसे जानते हैं। SM सलमान साहब, ये इदारा कैसे वजूद में और किस तरह इस वक्त किन मुश्किलात से दो चार है? ये इदारा नवाब हमीदुल्लाह खां जो हमारे लास्ट यहाँ भोपाल के रूलर रहे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मर्जर एग्रीमेंट के तहत 1951 में एग्रीमेंट करा। उनके अधीन जितनी भी मस्जिदें और मंदिर थे वो सब उनकी तनख्वाहें, जो भी महंत हैं और इमाम हैं, उनकी तनख्वाहें गवर्नमेंट देगी, इस बात पे सब राज़ी हो गए थे और उसके लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट मुकर्रर कर दी थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।